हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर एजुकेटर डॉक्टर हीना देवनानी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग। ये आपके टेक्स्ट बुक की फर्स्ट लाइन है। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, इसका मतलब क्या है? हमारे आसपास बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फंगस है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और फैसिनेटिंग है। हमारे आसपास हैबिटेट्स भी बहुत अलग अलग टाइप के हैं, जैसे कि कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडियस फॉरेस्ट, ओशंस, फ्रेश वाटर लेक, डेजर्ट, हॉट स्प्रिंग। इन सब के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ये सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स है और इन सब के अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ये सारे सेंटेंसेस हमें एक्चुअली अमेज करते हैं कि हमारा जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है, हमारे आसपास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कितने ज्यादा अमेजिंग है। सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज लिविंग। दो तीन बार मैंने ये वर्ड यूज कर लिया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाउ व्हाट इज लिविंग? टिल 10th स्टैंडर्ड हमने लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर डिफरेंसेस देखे हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ कैरेक्टर्स, नॉन लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर्स, और हमने उसे कंपेयर किया है। अब यही कंपैरिजन हम थोड़े हायर लेवल पे करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि लिविंग का मीनिंग क्या है। लिविंग मीन्स हैविंग लाइफ। यू कैन सी ओवर हियर, लिविंग मीन्स हैविंग लाइफ और बीइंग अलाइव। अगर कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ है या फिर वो अलाइव है, तो हम उसे बोलते हैं कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ एसेंशियल फीचर्स होते हैं, कुछ एसेंशियल फंक्शंस होते हैं जो वो कैरी आउट कर सकता है। यहाँ पे कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं, यू कैन जस्ट हैव अ लुक। दीज आर सम बैक्टीरिया, दीज आर आर्कीबैक्टीरिया, प्रोटिस्टन, फंगस, प्लांट एंड एनिमल। सो दीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इन्हें ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे कह सकते हैं हम? क्योंकि इनके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक एक करके हम वो सारे देखेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इन सबका क्या है और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। सो जस्ट रीड हियर, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड दे कैन कैरी आउट सेल्यूलर एक्टिविटीज। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स होते हैं, या तो एक सेल होगा या तो बहुत सारे सेल होंगे, लेकिन उनके अंदर सेल्स होते हैं और सेल्यूलर एक्टिविटीज वो कैरी आउट कर सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये मेन कैरेक्टर है जिससे हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब इसके अलावा और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 कैरेक्टरिस्टिक लिखे हुए हैं। दीज 5 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एंड दे आर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोइंग इन साइज, ग्रोइंग इन नंबर, ये दोनों चीजें ग्रोथ में आ जाती हैं। फिर आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब जब एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही एक दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म अगर सिंपल टर्म्स में देखेंगे तो इसका मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में हो रहा है, नॉन लिविंग के बॉडी में कभी नहीं होता है ये। देन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, और यहाँ पे सेल का ऑर्गेनाइजेशन है। सेल ऑर्गेनाइज कैसे होता है? सेल्स कंबाइन होके बनाते हैं टिश्यूज, टिश्यूज कंबाइन होके बनाते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स कंबाइन होके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम्स सब मिलके बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। तो हर एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है। Yes, but this is not compulsory that all the organisms have organ system. There are certain organisms which have only cells. They might have single cell, they might have more than one cell. And there are certain organisms which have tissue organization. Then certain organisms have organization up to organs. Other organisms have organ system of organization. But their basic is cell, presence of cell. फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज कॉन्शियसनेस। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के एनवायरनमेंट को लेके काफी कॉन्शियस होता है। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? कि उसे पता होता है कि उसके आसपास क्या चल रहा है। वो अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सकता है और उसके अगेंस्ट या उसके लिए रिस्पॉन्ड कर सकता है। ये कैरेक्टरिस्टिक नॉन लिविंग थिंग में नहीं होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। So now let us study all these 5 characteristics one by one. सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ।
ग्रोथ क्या है? इट इज यूजुअली डिफाइंड बाय इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। दो टाइप की ग्रोथ हम बोल सकते हैं, इंक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन नंबर। दोनों को हम ग्रोथ की तरह ही डिफाइन करते हैं। प्लीज जस्ट हैव अ लुक एट द फिगर्स। सी, यहाँ पे एक प्लांट की ग्रोथ दिखाई है और यहाँ पे एक ह्यूमन की ग्रोथ दिखाई है। प्लांट्स के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि प्लांट की ग्रोथ जो है वो हमेशा कंटिन्यू होती रहती है, प्लांट हमेशा ग्रो होते रहते हैं। लेकिन ह्यूमंस के अंदर एक स्टेज पे आके ये ग्रोथ स्टॉप हो जाती है और उसके बाद ह्यूमंस की एजिंग स्टार्ट होती है। ह्यूमंस ही नहीं, सारे एनिमल्स की। इस एजिंग को हम कहते हैं सेनेसेंस। तो ये प्रोसेस जो है, ये दोनों प्रोसेसेस ग्रोथ के अंदर आते हैं। हाँ, ह्यूमंस की ग्रोथ यहाँ पे स्टॉप हो गई, बट अगर उनकी बॉडी में कोई सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो वो सेल्स जो है वो रिपेयर होने का प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, मतलब सेल डिवीजन कंटिन्यू होता है। और कई बार जो ओल्ड सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जैसे कि ब्लड सेल्स 120 डेज के बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, आरबीसी, और उसके बाद नए सेल्स बनते रहते हैं। तो ये प्रोसेस जो है ग्रोथ का, वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, बट साइज में कोई खास ग्रोथ नहीं होती है। तो ये तो हो गई बात लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अब कुछ कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी ऐसी होती हैं जिनकी ग्रोथ होती है। कंफ्यूज्ड? नॉन लिविंग थिंग्स कैसे ग्रो होते हैं? एंट हाउस देखा है आपने? एंट हाउस, एंट हाउस को जब आप पहले दिन देखेंगे तो उसकी साइज बहुत छोटी होती है, दूसरे दिन थोड़ी बढ़ जाती है, तीसरे दिन और बढ़ जाती है, और कुछ दिनों में वो एंट हाउस एक बड़ा सा मोल्ड बन जाता है, बड़ा सा बोल्डर बन जाता है। तो ये कैसे हुआ? ये उसकी ग्रोथ ही हुई, राइट? बट हम एंट हाउस को तो कभी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते हैं। वी ऑल नो दैट इट इज अ नॉन लिविंग थिंग, इट इज मेड अप ऑफ सैंड। तो उसकी ग्रोथ कैसे हुई? और अगर उसकी ग्रोथ हुई तो उसे लिविंग क्यों नहीं कहते? कुछ कुछ नॉन लिविंग थिंग्स ऐसे ही होती है जो ग्रो होती है। हनीकॉम्ब, हनीकॉम्ब भी ग्रो हो सकता है, हनीकॉम्ब की भी साइज ग्रो होती है। उसके बाद कुछ मेटल्स होते हैं जो ग्रो होते हैं, रेलवे ट्रैक्स जो होती है वो ग्रो होती है समर सीजन में। उसके अलावा अगर कोई वुड है, वुडन पीस है, उसको अगर हम पानी में भिगो के रखते हैं तो उसकी साइज भी ग्रो हो जाती है। सो वी कैन सी दैट इवन नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स ग्रो होती है, नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो होती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि दोनों की ग्रोथ के जो पैटर्न्स है, ग्रोथ का जो टाइप है, वो अलग अलग है। नॉन लिविंग थिंग्स की जो ग्रोथ होती है उसे हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं, जबकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ होती है उसे हम इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब है बॉडी के अंदर से ग्रोथ होना। ह्यूमंस या फिर एनिमल्स या प्लांट्स या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सब के अंदर सेल्स ग्रो होते हैं। और सेल्स कहाँ होते हैं? बॉडी के अंदर। तो जब बॉडी के अंदर सेल्स ग्रो होते हैं तो उस टाइप की ग्रोथ को हम कहते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। और ये ग्रोथ सेल डिवीजन से होती है। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स की जो ग्रोथ हो रही है वो उनकी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो रही है, वो बाहर से ग्रो होते हैं, उनके अंदर कोई सेल डिवाइड नहीं होते। अगर हम एंट हाउस की बात करें तो बाहर से सैंड पार्टिकल्स एंड्स उसमें ऐड करते रहते हैं, और उस सैंड पार्टिकल के एडिशन की वजह से जो कि बाहर से हो रही है, यहाँ पे उसकी ग्रोथ होती है। और नॉन लिविंग थिंग्स को जनरली ग्रो करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ती है। एंट हाउस को ग्रो करने के लिए एंड्स की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से हनी कोम को ग्रो करने के लिए हनी बीज की जरूरत होती है। तो इस पूरे चीज से हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि ग्रोथ जो है, सिर्फ ग्रोथ, ग्रोथ अलोन कैन नॉट बी डिफाइंड एज a characteristic feature of a living organism. Let's see which are the other characteristic features that are responsible for considering an organism as a living organism. So the next characteristic is reproduction. रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही एक दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाता है तो उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। लुक एट दिस फिगर्स, यू कैन सी हियर दैट एन ऑर्गेनिज्म इज देयर, और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, सेम इस अडल्ट ऑर्गेनिज्म के जैसे है। यहाँ पे भी ऐसा ही है। ये अडल्ट है और इसके साथ दो इसके ऑफस्प्रिंग्स हैं। तो रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही एक दूसरा ऑर्गेनिज्म बना देता है ताकि उसकी जनरेशन जो है वो आगे कंटिन्यू हो। नॉन लिविंग थिंग्स कभी ऐसा नहीं करते। सो वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन देम। अगर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो लिविंग, रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो नॉन लिविंग। अब रिप्रोडक्शन भी कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। 10th स्टैंडर्ड में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होता है।
ह्यूमंस या फिर मैमल्स या मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जबकि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, अमीबा, हाइड्रा, प्लेनेरिया, ये सब ऑर्गेनिज्म जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रेफर करते हैं। अब इनके अंदर भी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अमीबा और वी कैन से बैक्टीरिया, दे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो जनरली बाइनरी फिजन रिप्रोडक्शन होता है। वी हैव ऑलरेडी स्टडी द डेफिनेशन ऑफ बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है? जब एक सेल में से दो सेल बनते हैं या एक ऑर्गेनिज्म में से दो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, उसे कहते हैं बाइनरी फिजन। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर रिप्रोडक्शन इस तरह से होता है, एक सेल में से दो सेल बनना, और सेल डिवीजन भी ऐसे ही होता है, एक सेल में से दो सेल बनना। सेल डिवीजन मतलब ग्रोथ हो रही है और बाइनरी फिजन मतलब रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक ही चीज हो रही है एक्चुअली, एक सेल में से दो सेल बन रहे हैं। ग्रोथ में भी यही हो रहा है, रिप्रोडक्शन में भी यही हो रहा है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दोनों टर्म्स का मतलब बिल्कुल सेम है। बोथ दीज टर्म्स आर इंटरचेंजेबल। उनके अंदर रिप्रोडक्शन भी हो रहा है और उनके अंदर ग्रोथ भी हो रहा है। टू डिफरेंशिएट growth and reproduction from unicellular organisms is a bit difficult task. They both are considered as same. Now there is one more problem in reproduction. There are certain living organisms like sterile worker bees of the colony of honeybee, mules और sterile human couples. Sterile human couples का मतलब क्या होता है? ऐसे कपल जो कभी चाइल्ड को बर्थ नहीं दे सकते हैं। Mules, they cannot reproduce, and in honeybee also there is a sterile caste which cannot reproduce. तो ये तीनों के अंदर और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो क्या अब हमें इन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर ना करें? अगर हम सिर्फ रिप्रोडक्शन को क्राइटेरिया लेंगे तो इनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं कर सकते हैं। बट वी ऑल नो स्टेराइल ह्यूमन कपल्स, दे आर ह्यूमंस, दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट वो रिप्रोड्यूस तो कर नहीं रहे हैं, तो हम उन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बोलेंगे? इसीलिए सिर्फ रिप्रोडक्शन, जैसे सिर्फ ग्रोथ के बारे में हमने पढ़ा था, ग्रोथ अलोन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगेन विल रिपीट द सेम थिंग, reproduction alone cannot be considered as a typical character of a living organism. सिर्फ रिप्रोडक्शन कंसिडर नहीं कर सकते। हमने जो आगे 5 कैरेक्टरिस्टिक देखे वो पांचों कैरेक्टरिस्टिक साथ में कंसिडर करना पड़ते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेटाबॉलिज्म। क्या होता है मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म का मतलब है सभी केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में होते हैं। जैसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन से लेके उसकी डेथ तक कंटिन्यूअसली उसके बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। कंटिन्यूअसली चीजें बनती हैं, चीजें टूटती हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है इस फिगर में, ये देखो, ये हमारा फूड है जो हम लोग रेगुलरली खाते हैं। फूड में हमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, सब कुछ मिलता है। तो ये फूड जो है ये केमिकल एनर्जी के फॉर्म में हमारी बॉडी में जा रहा है। बॉडी में जाके ये ब्रेक होगा और इसमें से एटीपी प्रोड्यूस होगा। ये मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस से होगा। इसमें से हीट बाहर निकलेगी और इसमें से केमिकल वेस्ट भी बाहर निकलता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में जाएगा, प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से फिर से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बना देंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बना देंगे। फिर से वो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में जाएगा, ब्रेक होगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये चीजें कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं। कुछ चीजें बनती हैं तो कुछ चीजें टूटती रहती हैं। ये सारे केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कभी भी मेटाबॉलिज्म नहीं होता। मेटाबॉलिज्म के अंदर दो टाइप के रिएक्शंस हैं। आई वांट यू ऑल टू टेक नोट ऑफ दिस। यहाँ पे मेंशन नहीं किया है मैंने, बट यू हैव टू टेक नोट ऑफ दिस। There are two types of metabolic reactions. First are anabolic reactions and second catabolic reactions. Anabolic reactions का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज का जब सिंथेसिस होता है या कोई भी चीज फॉर्म होती है तो वो करते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस। कोई चीज ब्रेक हो रही है तो वो करेंगे कैटाबॉलिक रिएक्शंस। तो दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो हमने ये भी देखा है कि रिएक्शंस तो बॉडी के बाहर भी होते हैं।
अगर यहाँ पे समझ लो ये कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन हो रहा है ह्यूमन के बॉडी में, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन हम टेस्ट ट्यूब में भी कर सकते हैं। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, सेम रिएक्शन, सेम बाय प्रोडक्ट्स बनाने का रिएक्शन हम बॉडी के बाहर भी कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर भी कर सकते हैं। तो क्या टेस्ट ट्यूब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गई? नो। सो दैट इज द डिफरेंस। यहाँ पे बॉडी के अंदर खुद से सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, जबकि बॉडी के बाहर भी ये रिएक्शंस कर सकते हैं, लेकिन उसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। इसीलिए सेम लाइक ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, metabolism alone cannot be considered as characteristic feature of a living organism. Now let's move to the fourth one, that is cellular organization. The next characteristic is cellular organization. Cellular organization भी सिर्फ और सिर्फ living organisms में ही होती है। As we have discussed earlier, कि living organisms cells के बने हुए हैं. All the living organisms consist cell. You can see here, this is a typical plant cell and this is a typical animal cell. ये plant cell है, plant cells या animal cells, कोई भी cells हो वो हमेशा combine होके बनाते हैं. Tissues you can see here, tissues will combine and form organs, organs will combine and form organ system, and organ systems will then form the whole organism. So we can say that cellular organization is a characteristic of a living organism. Now here there's one question for you all. You all have heard about virus, right? We are hearing about the coronavirus right now. तो वायरसेस जो होते हैं, वायरसेस के बॉडी के अंदर सेल्स नहीं होते हैं. वायरसेस आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स. So my question for you all is whether a virus is a living organism or a non-living thing. Okay? Find the answer and tell me in the comment section. I'll tell you clearly, viruses do not have cells. So whether they are living or they are non-living. This is the question for today. I want you all to please find the answer and tell me the answer in comments. Fifth characteristic is consciousness. You can see here the picture. ये picture किसकी है? Touch me not plant, mimosa plant. You have studied about this in 10th standard. Mimosa plant के ऊपर अगर हम finger रख देते हैं तो उसकी सारी leaves जो हैं वो एकदम close हो जाती है. You can see in the figure. Close हो जाती है leaves. Why? Why? Because it can sense its external environment. ये जो finger हमने touch किया यहाँ पे, ये इसके लिए external environment है, एक stimulus है, या फिर उसके environment में कुछ change है, तो जिसकी वजह से वो respond कर सकते हैं. सभी living organism के अंदर ये property होती है. वो अपने आसपास के external stimulus को sense कर सकते हैं. अगर उनके आसपास environment में change हो रहे हैं, तो वो उस change को पहचान सकते हैं और उसके हिसाब से वो response भी दे सकते हैं. So these are the characteristics that are present in a living organism. Which are the 5 characteristics? Let us revise. First is growth. Second is reproduction. Third is metabolism. Fourth is cellular organization. And fifth is consciousness. These are the 5 characteristics. I want you all to remember all these 5 characteristics. These are important regarding your exams, your 11th standard exams, as well as NEET, all the 5 characteristics: growth, reproduction, metabolism, cellular organization, and consciousness. Now let's move to another topic, all the criteria that determine what is living. अभी तक जो हमने किया उसको यहाँ पे short में यहाँ पे relate किया हुआ है. And there are some new terms over here that you have to remember. First, a living thing is able to maintain the internal environment of the body. This is a very important characteristic of a living being. It is able to maintain the internal environment. कोई भी living organism होता है तो उसका अंदर का जो environment होता है वो हमेशा maintained रहता है. तो वो कैसे वो maintain कर सकता है? Homeostasis से. ये चीज non-living things में कभी नहीं होती है. वो अपने अंदर का environment maintain नहीं कर पाते हैं, जबकि living things जो होता है वो अपने अंदर के environment को, अपने body के environment को maintain कर सकते हैं. Okay? Structure of a living thing is highly organized. Whenever you observe a living thing, living organism, उसका structure बहुत ही अच्छी तरह से organized होगा. Whether it is a microorganism, plant, animal,
ह्यूमंस की बॉडी के बारे में देख लो, हाईली ऑर्गेनाइज्ड है पूरा स्ट्रक्चर ह्यूमन की बॉडी का, हैंड्स, लेग्स, आईज, नोज, ईयर्स सब अपने अपनी फिक्स पोजीशन पे है. ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ अ लिविंग थिंग इज ऑलवेज ऑर्गेनाइज्ड. नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा नहीं होता. नॉन लिविंग थिंग को हम अपने हिसाब से कैसे भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. Then, living things or living organisms are able to break down or build up nutrients so that they can carry out metabolic activities. We have seen the figure before. Nutrients जो हैं, carbohydrates, proteins, lipids जो हमारे खाने से हमें मिलते हैं, उस nutrients या उन nutrients को break down करके उनमें से energy release करने का जो procedure है, वो living organisms करते हैं. Non-living ये चीजें नहीं करते हैं. Living organisms should have the ability to adapt to changing environmental conditions. Living organisms हमेशा अपने environment के हिसाब से खुद को adapt करते हैं. Adapt करने का मतलब क्या होता है? अपने environment के हिसाब से अपने अंदर changes ले आते हैं living organisms. They have the ability to respond to external stimuli. Stimuli मतलब बाहर से जो messages आते हैं वो. External stimuli जो environmental change आता है, जो हमने अभी last में देखा. बाहर से अगर कोई भी चीज आ रही है या कोई भी एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. दे आर ऑल्सो एबल टू इंक्रीज इन साइज एंड मास. और ये साइज और मास में इंक्रीज कैसे होंगे? ग्रोथ की वजह से. कौन से टाइप की ग्रोथ की वजह से? इंट्रिंसिक ग्रोथ की वजह से. रिमेम्बर? Now let's move to another topic, that is biodiversity. Okay, you can see two words here. What is this? Bio and what is this? Diversity. और ये फिगर देखो यहाँ पे, इस वर्ड का मीनिंग जो है वो इस फिगर से क्लियरली पता चल रहा है. बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी मतलब बहुत तरीके के या वेरिएशंस. ये देखो वैरायटी यहाँ पे दिख रहा है, अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. सिर्फ यहाँ पे नहीं, अगर हम अपने आसपास के एरिया में भी देखेंगे तो हमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं. यानी कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक बहुत ही बड़ी सी वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, साइज के हैं, कलर के हैं, शेप के हैं, अलग अलग प्रकार के हैं. जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं. कई सारे ऑर्गेनिज्म हमें नेकेड आई से दिखते हैं, कई सारे हमें नेकेड आई से नहीं दिखते हैं. तो हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास बहुत ही ज्यादा वैरायटी है या फिर वेरिएबिलिटी है. okay? और इस वेरिएबिलिटी या इस वैरायटी को हम कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी. अर्थ के ऊपर अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स का प्रेजेंस, जिसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. ओके, अब हमारे अर्थ पर बहुत सारे स्पीशीज हैं, लेकिन इन बहुत सारे स्पीशीज में से अभी तक 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज को ही साइंटिस्ट जान पाए हैं. अभी ऐसी बहुत सारी स्पीशीज है जिनकी खोज होना बाकी है. आपने अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट के बारे में सुना होगा. अमेज़न रेन फॉरेस्ट, उसमें ईयर की स्टार्टिंग में जो फायर हो गई थी, अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर ही बहुत सारी स्पीशीज है जिनमें से more than 50% species अभी तक डिस्कवर नहीं हुई. So we are having a great variety of living organisms on earth. अब इतने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो गए हैं, बहुत सारे डिस्कवर होने अभी बाकी हैं. तो धीरे 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 करके साइंटिस्ट इनको डिस्कवर कर रहे हैं. अब जब साइंटिस्ट किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर करते हैं तो उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. सपोज अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिया, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम उस साइंटिस्ट ने अपनी लोकल लैंग्वेज के हिसाब से दे दिया. अब सेम लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरी प्लेस पे किसी दूसरे साइंटिस्ट को भी मिला और उस दूसरे साइंटिस्ट ने उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी लैंग्वेज के हिसाब से नाम दे दिया. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम हो गए, राइट. अब जैसे अगर हम डॉग की बात करें तो डॉग का नाम अलग अलग एरियाज में अलग अलग हो सकता है. हिंदी में कुछ और, गुजराती में कुछ और, मराठी में कुछ और, इस तरह से अलग अलग नाम हो सकते हैं उसके. तो अलग अलग नाम की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है? जैसे एक एरिया के अगर साइंटिस्ट किसी एक चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने उस रिसर्च के बारे में पेपर पब्लिश किया है या फिर कहीं पे लिखा है और वो पेपर कहीं और गया है, तो दूसरा साइंटिस्ट उसमें से अगर कुछ स्टडी करना चाहे तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले वाले साइंटिस्ट की लैंग्वेजेस दूसरे साइंटिस्ट को नहीं आती है. हम जो पेपर्स पब्लिश करते हैं वो पूरे वर्ल्ड में जाते हैं,
तो दूसरे वाले साइंटिस्ट को सपोज अगर हिंदी में किसी ने कोई नाम लिखा है और जर्मनी में कोई उस पेपर को पढ़ रहा है, तो वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को नहीं समझ पाएगा क्योंकि उस ऑर्गेनिज्म का नाम हिंदी में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं। ये कंफ्यूजन्स क्रिएट ना हो, इसके लिए ICBN और ICZN, you can see here ICBN and ICZN. ICBN is International Code of Botanical Nomenclature and ICZN is International Code of Zoological Nomenclature. तो यहाँ पे क्या डिसाइड हुआ है कि ये जो ICBN है, ये एक इंस्टीट्यूशन है जो प्लांट्स के नेमिंग करती है, और ये ICZN जो है वो एनिमल्स के नेमिंग के लिए बनाई गई। अब क्या होता है इनके हिसाब से, और ये चीज एक सॉल्यूशन की तरह आई है सबके सामने, साइंटिस्ट ने ये चीज निकाली है कि हर एक ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू ही नाम दिया जाएगा, प्रोसेस के थ्रू ही उसे नाम दिया जाएगा, और ये नाम जो है वो फाइनल होगा ICZN और ICBN में, ताकि उनको एक पर्टिकुलर नाम मिले, और ये नाम जो होगा वो पूरे वर्ल्ड में कॉमन नेम होगा। मतलब उस ऑर्गेनिज्म को उसी नाम से पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट जानेंगे। हाँ, लोकल नेम्स उनके बहुत सारे हो सकते हैं, कॉमन नेम्स बहुत सारे हो सकते हैं, बट ये जो नेम होगा इसे हम साइंटिफिक नेम बोलते हैं। ये साइंटिफिक नेम उसका पर्टिकुलर होगा और यही उसका नाम होगा, और इसी नाम से वो पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को इस नेम के हिसाब से, साइंटिफिक नेमिंग के हिसाब से अगर नेम देते हैं, तो उसके लिए कई सारे रूल्स हैं, और वो रूल्स ये ICZN ICBN ने बनाए हैं, जिसे हम कहते हैं रूल्स फॉर नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म। ये रूल्स फॉलो करके अगर किसी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी चीज को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर कोई नेम दिया जाता है कुछ रूल्स को फॉलो करने के बाद, तो उस नेमिंग टेक्निक को हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। You can read the definition: the devising or choosing of names for things, especially in science or other discipline. ये नहीं आएगा यहाँ पे, okay? It's my mistake. In science or other discipline, it is known as nomenclature. अब nomenclature करने से पहले, सपोज अगर हमने डिसाइड किया कि किसी एक ऑर्गेनिज्म को कोई नेम देंगे, तो वो नेम देने से पहले उस ऑर्गेनिज्म के सारे कैरेक्टर्स को जानना पड़ेगा। वो जानने के बाद हम उसे अंडरस्टैंड करेंगे, उसे कौन सी क्लास में भेजना है वो देखेंगे। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन या फिर कैरेक्टराइजेशन। Identification is the practical side of taxonomy, the process of determining that a particular organism belongs to a recognized taxon. इसके डेफिनेशन पे अभी मत ध्यान दीजिए, ये टैक्सोनॉमी और टैक्सन ये दोनों टर्म्स मैं आपको बाद में समझा दूंगी। तो सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया सपोज, तो सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके कैरेक्टर्स कैसे कैसे हैं, उसके बाद हम उसका नॉमेनक्लेचर का प्रोसीजर कर सकते हैं। अब ये जो नॉमेनक्लेचर है, नेमिंग का फॉर्मेट है, ये एक्चुअली 2 वर्ड फॉर्मेट है। इसके अंदर 2 वर्ड्स आते हैं, और क्योंकि इसके अंदर 2 वर्ड्स आते हैं, इसको बोलते हैं बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। बायनॉमियल मतलब टू वर्ड्स के अंदर फर्स्ट वर्ड जो होता है उसे हम कहते हैं जीनस, और सेकंड वर्ड जो होता है उसे हम कहते हैं स्पीशीज। ठीक है, और ये बायनॉमियल नोमेनक्लेचर का जो नेमिंग का प्रोसीजर है, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर का जो प्रोसीजर है, वो सबसे पहले दिया था कैरोलस लिनियस ने। इसीलिए कैरोलस लिनियस को हम बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। He was the first one who gave this type of nomenclature system, and because of this nomenclature system it has been very easy to name particular organisms in biology. ये स्लाइड जो है वो आपके इस पूरे चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है। इट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप बायो पढ़ रहे हैं तो ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, लेट्स सी व्हाट आर द रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। कुछ रूल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग नेम्स दे सकते हैं। पहला रूल हमने देख लिया, ये वाला था पहला रूल, 2 वर्ड फॉर्मेट। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर नाम से पता चल जाता है कि इसके अंदर 2 वर्ड्स होने चाहिए। तो अगर 2 वर्ड्स हैं तो ही वो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के अंदर वो नाम जो है वो एक्सेप्ट होगा। Then, which is the next rule? Next rule is biological names are generally in Latin. ये names जो होते हैं वो लैटिन ही होते हैं, भले वो ऑर्गेनिज्म कहीं से भी आया हो, वो ऑर्गेनिज्म कोई भी कंट्री में डिस्कवर हुआ, उसका नाम जो है वो लैटिन लैंग्वेज में ही होगा।
उसकी लैंग्वेज एक फिक्स हो गई है। अब क्योंकि ये लैटिन में है इसीलिए इसे हम हमेशा इटैलिक्स में ही लिखते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, इटैलिक्स में लिखा है मैंने ये मैंजीफेरा इंडिका, राइट। एक सेकेंड मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। दिस इज मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका जो है वो मैंगो का नाम है। दिस नेम मैंजीफेरा इंडिका, आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड इट, यू कैन सी इट। ये दिख रहा है इटैलिक्स में है। यस, रेस्ट ऑल आर इन नॉर्मल फॉन्ट बट दिस इज इन इटैलिक्स फॉन्ट। तो जब भी हम टाइप करते हैं या प्रिंट करते हैं तो इसे हमेशा इटैलिक्स फॉर्म में ही लिखते हैं। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, मतलब वो कहीं से भी ओरिजिन हुआ हो, वो कहीं से भी बना हो, लेकिन उसका नाम जो होगा वो हमेशा लैटिन लैंग्वेज में होगा। अच्छा, अब हमने आगे देखा कि 2 वर्ड फॉर्मेट है। फर्स्ट वर्ड क्या होता है? जीनस, और सेकंड वर्ड क्या होता है? स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीशीज। जीनस और स्पीशीज क्या है ये मैं अभी आगे की स्लाइड्स में आपको बता दूंगी। अब ये दोनों वर्ड्स अगर हम प्रिंट करते हैं तो इसे हम इटैलिक्स लिखते हैं जैसा अभी मैंने बताया, लेकिन अगर हम इसे हैंड से लिख रहे हैं तो हैंड रिटन है, तो हैंड रिटन में तो हम लोग कोई भी फॉन्ट में या कोई भी स्टाइल में लिख सकते हैं। हम मोस्टली हम लोग कर्सिव लैंग्वेज में लिखते हैं। इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स है वो कर्सिव हैंडराइटिंग लिखते हैं, तो वो तो ऑलरेडी इटैलिक्स है। तो हैंड रिटन में हम क्या करेंगे? हैंड रिटन के अंदर हम इसको अंडरलाइन करेंगे। अगर हाथ से लिख रहे हैं, नोटबुक में लिख रहे हैं, पेन हाथ से मतलब पेन पेंसिल से अगर लिख रहे हैं तो हम उसे अंडरलाइन करेंगे। और अगर प्रिंट किया हुआ है, टाइप किया हुआ है, तो वो हमेशा इटैलिक्स में ही होना चाहिए। I want you to remember this third rule because this is very 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 important. साइंटिफिक नेम आप अगर बायो में आगे बढ़ेंगे, 11th-12th ही नहीं, आगे कभी भी अगर बायो में आप आगे बढ़ेंगे या पढ़ाई करेंगे तो साइंटिफिक नेम्स हर जगह आएंगे। और साइंटिफिक नेम्स अगर आप इन रूल्स के हिसाब से लिखते हैं तो ही वो करेक्ट कंसिडर किए जाएंगे। जनरली मैंने बहुत बार देखा है बच्चे जब एग्जाम में लिखते हैं साइंटिफिक नेम किसी और आंसर में आता है, हाँ रूल्स के टाइम पे तो वो बिल्कुल सही लिखते हैं, लेकिन अगर आगे कहीं आता है तो स्टूडेंट्स जनरली ये अंडरलाइन करना भूल जाते हैं। बट आई वांट यू टू रिमेंबर, यू हैव टू अंडरलाइन इट इन योर एग्जाम्स और इफ यू आर राइटिंग इट इन योर नोटबुक्स। एक और इम्पोर्टेंट रूल इसका क्या है? दो वर्ड्स होते हैं, पहला वर्ड जीनस, दूसरा वर्ड स्पीसीज। जीनस का जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल होता है और स्पीसीज का जो पहला लेटर है वो हमेशा स्मॉल होता है। ओके, ये कैपिटल और ये स्मॉल, इसको कैपिटल करने की गलती बहुत सारे बच्चे बहुत बार करते हैं। प्लीज प्लीज रिमेंबर दैट दिस शुड ऑलवेज बी इन स्मॉल लेटर। यानी कि अगर आप साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं तो सिर्फ पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब स्मॉल होना चाहिए। कई सारी जगहों पे मैंने ये भी देखा है कि अगर हम लोग जैसे कोई अगर लिख रहा है तो सारे कैपिटल लेटर्स लिखे, सपोज ये पूरा पूरा पेज मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा है, कैपिटल जैसे ये लिखा है वैसे ये पूरा पेज अगर मैंने कैपिटल फॉन्ट में लिखा है तो भी इसको लिखने का तरीका यही। साइंटिफिक नेम हमेशा ऐसे ही होना चाहिए। कई सारी जगहों में मैंने देखा है कि पूरा पेज अगर कैपिटल से है तो साइंटिफिक नेम पूरा का पूरा कैपिटल लेटर्स में हो जाता है, बट दैट इज completely wrong. Even if everything else is in capitals, the scientific name should be written in this way only. First letter capital and rest all letters small. So that is a rule for nomenclature. Okay. अब एक और definition, कुछ और definitions है यहाँ पे। Classification. अब सपोज हमने एनिमल को ऑर्गेनाइज कर सॉरी नॉट एनिमल, एनी ऑर्गेनिज्म, अगर हमने उसे आइडेंटिफाई कर दिया, उसे नाम भी दे दिया, अब हम क्या कर सकते हैं? उसको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम उसे अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहे हैं उसके कैरेक्टर्स के ऊपर, आई गिव यू वन एग्जांपल। सपोज मुझे एक ऑर्गेनिज्म मिला है, उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर बहुत सारे फेदर्स हैं, उस ऑर्गेनिज्म के माउथ क्या जो है उसके आगे लिप्स की जगह पे बीक है, और उसके जो 4 लिम्स है मतलब हैंड्स है वो विंग्स में हो गए हैं। तो इसका मतलब वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा? वो जाएगा बर्ड्स की कैटेगरी में, राइट। यानी कि उसके कैरेक्टर्स देख के हमने उसे क्लासिफाई कर दिया कि भाई ये तो बर्ड है। और सपोज एक दूसरा ऑर्गेनिज्म मिला, उसकी बॉडी पे हेयर है, वो जो है उसके चारों के चारों लिम्स जो है उससे चलता है,
उसकी एक लॉन्ग टेल है, तो अब हम उसे किस कैटेगरी में डालेंगे? हम उसे मैमल्स की कैटेगरी में डालेंगे। तो जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को उसके कैरेक्टर्स के हिसाब से कन्वीनियंट कैटेगरीज में डालते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं क्लासिफिकेशन। आगे ये टर्म आया है टेक्सोनॉमी, राइट? अब टेक्सोनॉमी से पहले लेट्स सी टेक्सन। अभी जो मैंने बोला आपको कि किसी ऑर्गेनिज्म को हम उसके कैरेक्टर के हिसाब से कन्वीनियंट कैटेगरी में डालेंगे, जैसे मैमल्स में डाल दिया, राइट? या फिर हमने उसे बर्ड्स में डाल दिया, कोई कैटेगरीज में डाला हमने, तो वो जो कैटेगरीज होती है उनकी एक पर्टिकुलर हायरार्की होती है। मतलब पहले एक कैटेगरी, फिर उसके नीचे दूसरी कैटेगरी, उसके नीचे तीसरी कैटेगरी, उसके नीचे चौथी कैटेगरी, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज जब हायरार्की लेवल में होते हैं तो उन कैटेगरीज को हम बोलते हैं टेक्सा। सिंगल कैटेगरी टेक्सॉन और बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज टेक्सा। अभी आगे बता दूंगी इसको डिटेल में। और इन टेक्सा या इन ग्रुप्स या इन कैटेगरीज के अंदर जब हम ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी अलग है, क्लासिफिकेशन अलग है, डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस। टेक्सोनॉमी में हम अलग अलग टेक्सा में उसको डालते हैं और क्लासिफिकेशन यानी कि एक पर्टिकुलर टेक्सा की बहुत सारी कैटेगरीज। ओके, इसका एक एग्जांपल ले लो। सपोज अगर आप सूरत में रह रहे हो, ओके, सपोज इफ यू आर लिविंग इन सूरत, तो सूरत में आप रह रहे हो। सूरत कहाँ आता है? गुजरात में आता है। गुजरात कहाँ आता है? इंडिया में आता है। इंडिया कहाँ आता है? एशिया में आता है, राइट? एशिया कहाँ आता है? वर्ल्ड में आता है। वर्ल्ड कहाँ आता है? सोलार सिस्टम में आता है। तो ये जो सोलार सिस्टम है, वर्ल्ड है, एशिया है, इंडिया है, गुजरात है, सूरत है, ये सारे क्या है? अलग अलग टेक्सा। ओके, अब सपोज इन अलग अलग टेक्सा के अंदर ऑर्गेनिजम्स को अरेंज कर दिया। अब इसके बाद ये लास्ट टेक्सा में है, सब लेट्स से सूरत में है, तो सूरत में वो कहाँ अरेंज है, आप कहाँ पे रहते हो एग्जैक्टली, अगर उसके हिसाब से आपको, या सपोज आपके फ्रेंड्स हैं, सपोज आप 4 फ्रेंड्स हो, चारों फ्रेंड्स को अरेंज करना है, तो आपके सूरत के अंदर या किसी एक टेक्सा के अंदर आपको अलग अलग जगहों पे अरेंज किया जाएगा, उसे हम कहेंगे क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन अलग है, टेक्सा अलग है। टेक्सोनॉमी यानी कि टेक्सा के अंदर अरेंज करना, और अलग अलग कैटेगरीज में अरेंज करते हैं। एक पर्टिकुलर टेक्सॉन में बहुत सारी कैटेगरीज होती है, उसमें अगर अरेंज करेंगे तो उसे कहेंगे क्लासिफिकेशन। ओके, जैसे गुजरात के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं, सूरत है, अहमदाबाद है, बड़ोदरा है। ओके, तो अगर सूरत, अहमदाबाद, बड़ोदरा इस तरह से अरेंज किया जाए तो उसे हम कहेंगे क्लासिफिकेशन। गॉट इट? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये 4 टर्म्स हमने अभी आगे देखे। They are the process that are basic to taxonomy. Taxonomy करने के लिए ये 4 चीजें बहुत बहुत जरूरी है, and they all are the basics of taxonomy. और लास्ट में एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टर्म आता है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या होता है? यू कैन रीड फ्रॉम द डेफिनेशन। सिस्टमैटिक्स मतलब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और ये जो सिस्टमैटिक वर्ड है ये डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड सिस्टमा से, और ये जो सिस्टमा है उसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब ये सिस्टमैटिक्स या सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ये सबसे पहले किसने दिया था? ये दिया था कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस का एक पब्लिकेशन है सिस्टमा नेचुरल, उसके अंदर उन्होंने ये सारी चीजें समझाई हुई। और सिस्टमैटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ स्टडी है बायोलॉजी की, जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को कैसे अरेंज करना है, अलग अलग टैक्सोन में क्लासिफाई करना है, कैटेगरीज में डालना है, आइडेंटिफाई करना है, नॉमेनक्लेचर करना है, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर बहुत ही अच्छे से समझाई गई हैं। लेट्स टेक अ लुक एट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब जो मैंने अभी बताया कि क्लासिफिकेशन जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में डालते हैं। और ये अलग अलग कैटेगरीज कैसे आती है? पूरे एक हायरार्की बना के आती है के ऊपर एक, फिर उसके नीचे दूसरी, उसके नीचे तीसरी, उसके नीचे चौथी, इस तरह से हायरार्की बनती है। हायरार्की मतलब एक के बाद एक बहुत अलग अलग स्टेप्स आते हैं इसके अंदर। तो क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप का प्रोसेस नहीं है कि भाई कैरेक्टर्स, मैंने तो एक सिंपल एग्जांपल दिया था कि फेदर्स है, बीक है, और ये, बट इतना सिंपल नहीं होता, बर्ड्स भी बहुत टाइप के होते हैं। तो दिस इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। इसके अंदर क्या है, बहुत सारी हायरार्की है स्टेप्स की, मतलब एक के बाद एक के बाद एक, बहुत कंटिन्यूअसली ये चलता रहता है। तो ये पूरे प्रोसीजर होता है क्लासिफिकेशन। अब इसके अंदर भी अलग अलग रैंक्स होते हैं, कैटेगरीज होती है, जो मैंने अभी बताया था टेक्सा। Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is also called as taxonomic category.
और इन सब कैटेगरीज को साथ में लाते हैं तो पूरा टेक्सोनॉमिक हायरार्की बन जाता है। लेकिन इसका जो यूनिट है, अभी आगे हमने डिस्कस किया ही है, इसलिए हर एक कैटेगरी जो है वो एक यूनिट है क्लासिफिकेशन का, और इस यूनिट को हम रैंक के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं टेक्सॉन, राइट। और प्लूरल इसका क्या होगा, टेक्सा। अभी हमने आगे ही देखा है, ये देखो यहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगा। ये है हमारी टेक्सोनॉमिक हायरार्की। सबसे ऊपर आता है किंगडम, किंगडम के नीचे आता है फाइलम, फाइलम के नीचे क्लास, देन ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड सब एंड स्पीशीज, राइट। So these all are taxonomic categories. अब ये किंगडम है तो ये एक टेक्सा हो गया, टेक्सन हो गया, फाइलम टेक्सन हो गया, क्लास एक टेक्सन हो गया, ऑर्डर एक टेक्सन हो गया। अब समझ में आया टेक्सन क्या है? यस, अलग अलग कैटेगरीज जो हैं उनको हम बोलते हैं टेक्सा। ये these all are the taxa of taxonomic hierarchy. Single single को what is family? Family is a taxon. What is order? Order is a taxon. ये एक सीरीज है, ये हायरार्की है। किंगडम यानी कि लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अर्थ अगेन, पूरा सोलर सिस्टम है वो किंगडम है, राइट। सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ आ गया तो वो फाइलम हो गया, अर्थ के अंदर हमारा कॉन्टिनेंट एशिया आ गया तो वो क्लास हो गया, एशिया के अंदर इंडिया आ गया तो वो ऑर्डर हो गया, इंडिया के अंदर गुजरात आ गया तो वो फैमिली हो गई, गुजरात के अंदर सूरत आ गया तो वो जीनस हो गया, सूरत के अंदर आपका घर आ गया तो वो स्पीशीज हो गई। आया समझ में? इस तरह से ये सारा जो है वो लेवल बनाते हैं पूरे, and this is known as taxonomic hierarchy. This is the base of biology and you should know all of these properly and in order. ये सीक्वेंस याद रखना है ना। और ये चीज सिर्फ इतनी नहीं है, इसके अंदर और भी सब कैटेगरीज है। किंगडम के अंदर सब किंगडम आते हैं, फाइलम के अंदर सब फाइलम आते हैं, क्लास का सब क्लास, इवन स्पीशीज का सब स्पीशीज आता है। तो ये सबके अभी और भी ऑर्डर है, इसके अंदर ट्राइब्स भी आते हैं and there is a lot more, but 11th standard में I think this much will be enough for you all, right? एक एक करके ये सारी देखते हैं। Let's start with the lowest category. कौन सी है सबसे नीचे? यहाँ पे देखो, species. So let's start with species. Taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities as a species. Organism जिसमें सब कुछ सिमिलर है, फंडामेंटल सब कुछ सिमिलर है। इजीली अगर हम बोलेंगे तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्हें हम एक ही स्पीशीज के अंदर कंसीडर करते हैं। One should be able to distinguish one species from other closely related species based on the distinct morphological differences. अगर हमारे सामने दो स्पीशीज है, दो अलग अलग स्पीशीज है, तो हम इजीली उनके अंदर डिफरेंस निकाल सकते हैं। We should be able to do that, right? तो एक स्पीशीज का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उस एक स्पीशीज में, वो सबके सब एक दूसरे से बिल्कुल सेम है, और किसी दूसरी स्पीशीज से उनके मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे 3 स्पीशीज दी हुई है, फिगर्स के साथ दी हुई है, मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबेरोसम और पैंथेरा लियो। सी हियर, आई हैव रिटन दिस इन इटलिक्स, राइट। मैंजीफेरा इंडिका मतलब ये रहा मैंगो, सोलेनम ट्यूबेरोसम मतलब पोटैटो, यू कैन सी हियर, पैंथेरा लियो मीन्स लायन। So these are different species, right? अब ये मैंगो जो है मैंजीफेरा इंडिका है, इसके अंदर और भी बहुत सारे टाइप्स है, हमें पता है कि मैंगो अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उन सबका साइंटिफिक नेम अलग है, right? साइंटिफिक नेम इंडिकेट करता है सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज। अब इसमें 3 नाम हमने देखे, पैंथेरा लियो, मैंजीफेरा इंडिका और सोलेनम ट्यूबेरोसम। पैंथेरा लियो का लियो, मैंजीफेरा इंडिका का इंडिका और सोलेनम ट्यूबेरोसम का ट्यूबेरोसम, ये है इनकी स्पीशीज। पैंथेरा, मैंजीफेरा और सोलेनम ये तीनों है जीनस, या फिर प्लूरल में बोलेंगे तो जेनेरा, यानी कि हायर लेवल का रैंक या फिर हायर लेवल का टेक्सन। Genus. Genus comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera. Okay. अब suppose एक species है. Let's take an example of Panthera leo. Panthera leo क्या था? मैंने आगे बताया था यहाँ पे lion. ठीक है. फिर हम ले लेंगे Panthera tigris. ये tiger. Here it is written Panthera tigris. Then Panthera pardus यानी कि leopard. तो ये तीनों में आप देख सकते हो कि पैंथेरा कॉमन है, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टिग्रिस, तीनों में पैंथेरा कॉमन है। पैंथेरा कॉमन है मतलब तीनों का जीनस कॉमन है, स्पीशीज तीनों के अलग अलग है,
लियोपार्डस एंड टिग्रिस। स्पीशीज अलग है, जीनस कॉमन है। और इन सब में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? आप हमको देख के बता सकते हो कि ये सब हम लोग जनरली हिंदी में शेर बोलते हैं, सबको ही शेर बोल देते हैं। ये शेर, बाघ, चीता, इन सबको हम शेर की कैटेगरी में ही कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि इनमें सिमिलैरिटीज है पर थोड़ी बहुत डिसिमिलैरिटीज भी है। तो इनके कॉमन फीचर्स की वजह से हम इन सबको एक ही जीनस में रखते हैं, लेकिन क्योंकि इनके अंदर थोड़े बहुत डिफरेंसेस है इसलिए इनकी स्पीशीज अलग अलग हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल है पोटैटो और ब्रिंजल। इन दोनों का जीनस भी कॉमन है, सोलेनम। पोटैटो और ब्रिंजल दोनों के दोनों सोलेनम जीनस में आते हैं। और लायन, लेपर्ड और टाइगर जो है वो तीनों पैंथेरा जीनस में आते हैं। अब ये एक जीनस हो गया पैंथेरा, जिसको हम लायन फैमिली कह सकते हैं। इसके अलावा एक और जीनस होता है फेलिस। होते तो बहुत सारे, विल डिस्कस ओनली फ्यू ओवर हियर। फेलिस जीनस है, तो फेलिस जीनस और पैंथेरा जीनस दोनों अलग अलग है। फेलिस के अंदर सारी कैट्स आ जाती है। अब जीनस के ऊपर आता है फैमिली। फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। जीनस अगर जो सेम सेम जीनस है उनको कंबाइन कर देंगे तो वो बना देंगे फैमिली, जिनकी सिमिलैरिटीज थोड़ी कम हो गई है ऑब्वियसली। आगे हमने दो जेनेरा डिस्कस किए। कौन से? हियर सी, पैंथेरा एंड फेलिस। तो पैंथेरा एंड फेलिस जो है, अगर उन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे तो उनमें कुछ कुछ सिमिलैरिटीज है, राइट? तो वो कंबाइन होके बनाते हैं एक फैमिली जिसे हम कहते हैं कैट फैमिली या फिर फैमिली फेलिडे। कैन सी हियर, राइट? फेलिडे इज ऑल्सो नोन एज कैट फैमिली। ये रहा, यहाँ पे ये पूरा जो है ये फेलिडे फैमिली है। लायन, टाइगर, कैट सब आ जाते हैं यहाँ पे, पूरी कैट फैमिली आ जाती है। सो दैट इज फेलिडे, राइट? वैसे ये डॉग फैमिली है पूरी, वोल्फ, डॉग वगैरह सब इसमें आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैनिडे। कैनिडे मतलब डॉग फैमिली, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के डॉग्स आ जाते हैं। फेलिडे मतलब कैट फैमिली, सारी कैट्स आ जाती है इसके अंदर। प्लांट्स में देखेंगे तो तीन जेनरा यहाँ दिए हुए हैं, सोलेनम, पेटूनिया और धतूरा। ये तीनों मिलके एक फैमिली बनाते हैं जिसको बोलते हैं सोलेनेसी। Getting it? What is family? Family is a group of related genera. Okay. After family, we have a higher category which is known as order. Families को combine करेंगे तो बनेगा order. Okay. Can you understand the relation over here? Species है अलग अलग, species को combine किया क्या बना? Genus. Genus को अलग अलग मतलब थोड़े बहुत similarities उनमें होंगी obviously. Genus को combine किया तो बना family. Families को combine करके बना order. ये यहाँ पे दो फैमिलीज दी हुई है प्लांट्स की, Convolvulaceae and Solanaceae. These two families combine together and form the order Polymoniales. ये एक ऑर्डर है। वैसे ही अभी हमने एनिमल्स में दो फैमिलीज देखी, फेलिडे। फेलिडे मतलब क्या? कैट फैमिली। कैनिडे मतलब डॉग फैमिली। तो कैट फैमिली और डॉग फैमिली सेम ऑर्डर में आते हैं और उस ऑर्डर का नाम है कार्निवोरा, मतलब सारे कार्निवोरस एनिमल्स में आते हैं। ऑर्डर के ऊपर आता है क्लास, and it's understood what will be the definition of class. ऑर्डर्स कंबाइन होके बना देंगे क्लास, रिलेटेड ऑर्डर्स होंगे तो वो सारे बना देते हैं क्लास। जैसे कि यहाँ पे हम ऑर्डर की बात करेंगे, पहला ऑर्डर हमने कौन सा देखा था? आगे की स्लाइड में हमने देखा था कार्निवोरा ऑर्डर। अब कार्निवोरा ऑर्डर और एक और ऑर्डर होता है प्राइमेटा। प्राइमेटा में मंकीज, गोरिल्लाज, गिब्बन्स, ह्यूमंस, ये सब प्राइमेटा में आते हैं। तो प्राइमेटा ऑर्डर और कार्निवोरा ऑर्डर दोनों कौन सी क्लास में आते हैं? मैमेलिया, right? Class Mammalia has other orders also, but we'll talk only about these two, Primata and Carnivora. ये देखो ये पूरी क्लास है। अब यहाँ पे देखो कार्निवरस एनिमल्स भी है, हर्बीवरस एनिमल्स भी है, ओमनिवरस एनिमल्स भी है, सभी है यहाँ पे, राइट? जबकि इससे पहले हमने ऑर्डर देखा था कार्निवोरा, उसमें सिर्फ कार्निवरस थे, लेकिन यहाँ पे तो सभी आ गए। तो ये सब मिलके बना रहे हैं क्लास मैमेलिया। क्लास के ऊपर क्या होगा? फाइलम। अच्छा एक चीज याद रखना, यहाँ पे मैंने फाइलम स्लैश डिवीजन लिखा है। एनिमल्स की जब हम बात करते हैं तो क्लासेस को कंबाइन करके बनते हैं फाइला, और प्लांट्स की बात करते हैं तो क्लासेस कंबाइन होकर बनती है डिवीजन। प्लीज रिमेंबर दीज टू टर्म्स। फॉर एनिमल्स इट इज फाइलम, प्लूरल फाइला, एंड फॉर प्लांट्स इट इज डिवीजन। अब अलग अलग क्लासेस को ले लो। फिशेस की क्लास जिसको पाइसेस बोलते हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स यानी कि एव्स, और मैमल्स, ये सब 5 क्लासेस हैं।
तो इन 5 क्लासेस को अगर हम कंबाइन करेंगे तो कौन सा फाइलम बन जाएगा? ये यहाँ पे दिया है फाइलम Chordata. They combine together and they are present in phylum Chordata. You can see here all these organisms are present in Chordata phylum. प्लांट्स के अंदर अगर अलग अलग क्लासेस होंगी तो वो कंबाइन होके हायर क्या बनाएंगे? कैटेगरी डिवीजन. यहाँ पे फाइलम वर्ड नहीं यूज करेंगे. प्लांट्स में हमें डिवीजन वर्ड यूज करना और एनिमल्स में हमें फाइलम वर्ड यूज करना है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. और सबसे ऊपर आएगा किंगडम. जितने भी एनिमल्स हैं, कॉर्डेट हो, नॉन कॉर्डेट्स हो, सारे के सारे कंबाइन होके क्या बना देते हैं? किंगडम एनिमलिया. वैसे प्लांट्स के अंदर जितने भी डिविजन्स हैं, सब डिविजन्स कंबाइन होके बनाते हैं किंगडम प्लांटे. गॉट इट? 2 किंगडम्स हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं. टोटल 5 किंगडम्स होते हैं. 5 किंगडम्स में से 2 हमने यहाँ देखे, बाकी के और आएंगे आगे के चैप्टर्स में. बट ये होते हैं किंगडम्स. किंगडम एनिमलिया मतलब सारे एनिमल्स आ गए. किंगडम प्लांटे मतलब सारे प्लांट्स उसके अंदर आ गए. तो ये सबसे ऊपर वाली कैटेगरी. किंगडम के बाद आएगा फाइलम या डिवीजन, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. You can see we have studied all these: kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. Why am I focusing so much on this? Because this is the base of biology. It is very, very important. Scientific names, taxonomy, nomenclature, ये सारे के सारे taxa, these all are very important for studying biology. Here I have given classification of some organisms which are actually very important. Some of them are given in your textbook. Human, housefly, mango, wheat is given in your textbook. Earthworm, cockroach और frog का चैप्टर आने ही वाला है 11th स्टैंडर्ड में, तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है. और 2 और है जो पहले के कोर्स में थे, अब नहीं है, सनफ्लावर एंड मेज. लेट्स स्टडी ह्यूमन. ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमो सेपियंस सेपियंस. आई हैव रिटन सेपियंस 2 टाइम्स. ये मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे 2 टाइम ही आता है. क्यों? होमो इज द जीनस, सेपियंस इज द स्पीशीज. और ये जो वापस से सेपियंस लिखा है, दिस इज द सब स्पीशीज. ह्यूमन का नेम हम लोग इस तरीके से लिखते हैं. अब इसमें से स्पीशीज कौन सी है? सेपियंस. जीनस कौन सा है? होमो. इसकी फैमिली है होमिनिडे. ऑर्डर है प्राइमेटा. क्लास इज मैमेलिया. फाइलम इज वर्टिब्रेटा एंड किंगडम इज एनिमेलिया. सेकंड, हाउस फ्लाई. Musca domestica. Species is Domestica. Genus is Musca. Family is Mucidae. Order is Diptera. Class is Insecta. Phylum Arthropoda and kingdom Animalia. Mango. Scientific name Mangifera indica. Species Indica. Genus Mangifera. Family will be Anacardiaceae. Order will be Sapindales. Class is Dicotyledon. Phylum is Angiospermae and kingdom is Plantae. Fourth is wheat, Triticum aestivum, species aestivum, genus Triticum, family Poaceae, order Poales, class Monocotyledone. Here we tell it as division. Division Angiospermae and kingdom Plantae. Earthworm, that is a common name. Biological name Ferretima posthuma, species Posthuma, genus Ferretima. Family is Megascolicidae. Order is Opisthophora. Class is Oligochaeta. Here we'll call it as phylum. Phylum is Annelida and kingdom is Animalia. Cockroach, Periplaneta americana. Species Americana. Genus Periplaneta. Family is Blatidae. Order is Platodae. Class Insecta. Phylum Arthropoda and kingdom Animalia. Frog, biological name Rana tigris. Species Tigris. Genus Rana. Family Ranidae. Order is Anura. Class is Amphibia. Phylum is Vertebrata and kingdom is Animalia. Sunflower, scientific name Helianthus anus, species Anus, genus Helianthus, family Asteraceae, order Astrales, class Dicotyledone, division Angiospermae and kingdom Plantae. Maize, scientific name Z maize, species Maize, genus Z, family is Poaceae, order is Poales, class is Monocotyledone, division is Angiospermae and kingdom is Plantae.
why I have shown you this slide, because this is very important. The whole classification we have to learn. Alright. तो टेक्सोनॉमी हमने पढ़ ली, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, आइडेंटिफिकेशन पढ़ लिया. अब ये आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, स्टडी, ये सब हम कैसे कर सकते हैं? सपोज किसी पर्सन को अगर रिसर्च करनी है, उसे बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है या फिर उसे क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, जानना है, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो वो कहाँ से पढ़ सकता है? वो पढ़ सकता है टेक्सोनॉमिकल एड्स की मदद से, यानी कि टेक्सोनॉमी करने में जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनकी मदद से. ये कुछ टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं जिससे कोई भी पर्सन टेक्सोनॉमी के ऊपर स्टडी अगर कर रहा है तो सारी जानकारी उसे यहाँ पे मिल जाएगी. पहला है हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, सेकंड बॉटनिकल गार्डन, थर्ड म्यूजियम, then zoological parks, keys, flora, manuals, monographs, and catalogs. These are several taxonomical aids by which a student or a person, a researcher who is studying it, who wants to study taxonomy of various organisms, can get help from. Let's start with herbarium. Herbarium is a storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed and preserved on sheets. ये देखो यहाँ पे एक फिगर, ये इमेज दी हुई है, ये शीट है और इसके ऊपर एक ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन रखा हुआ है. हर्बेरियम क्या होता है? इसके अंदर प्लांट के स्पेसिमेंस को लोग कलेक्ट करते हैं और इस तरह से, जैसे इमेज यहाँ पे दी हुई है, उसे सबसे पहले ड्राई किया जाता है, फिर उसे प्रेस किया जाता है ताकि उसका पूरा मॉइस्चर वगैरह सब निकल जाए. फिर उसके ऊपर प्रिजर्वेटरी पाउडर्स वगैरह डाल दिए जाते हैं और बाद में उसे शीट्स के ऊपर चिपका दिया जाता है. शीट्स के ऊपर चिपकाने के बाद क्या करते हैं, ये देखो यहाँ पे नीचे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी जाती हैं उस प्लांट के बारे में, उसका कॉमन नेम, उसका साइंटिफिक नेम, फिर उसका क्लासिफिकेशन, किसने कलेक्ट किया है उसे, कहाँ से कलेक्ट किया है और वो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, ये सारी डिटेल्स लिखी जाती हैं और इस तरह से चिपका दिया जाता है. फिर इन शीट्स को अच्छे से अरेंज करके क्लासिफिकेशन के सिस्टम के हिसाब से इन्हें स्टोर हाउस में रखा जाता है. स्टोर हाउस में रखने से क्या होगा, फ्यूचर में अगर किसी को इसके ऊपर स्टडी करनी होगी तो वो इनको लेके इसकी पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं. जैसे गूगल में हमें सारी जानकारी मिल जाती है, ऐसे हर्बेरियम में हमें जनरली प्लांट्स की सारी जानकारी मिल जाती है. इसमें हम प्लांट के कोई भी पार्ट्स को स्टोर कर सकते हैं. मोस्टली लोग लीव्स को या फिर फ्लावर के पेटल्स को स्टोर करते हैं. ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दे कैरी अ लेबल ऑल्सो, जिसमें डेट, प्लेस, कलेक्शन और सब कुछ होगा, सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है. इट इज अ वेरी क्विक रेफरल सिस्टम. जो लोग टेक्सोनॉमी के ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो वो लोग बहुत अच्छे से रिफर कर सकते हैं, उन्हें अलग अलग जगहों पे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही जगह पे उन्हें अलग अलग टाइप के प्लांट्स के स्पेसिमेन देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे. सेकेंड इज बॉटनिकल गार्डन. सी अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन इज शोन ओवर हियर. ये जो गार्डन होते हैं, अब हर्बेरियम में जो प्लांट्स हमने रखे हैं वो सिर्फ स्पेसिमेन है और वो जनरली डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं वहाँ पे. जनरली नहीं, हमेशा ही मर जाते हैं, मतलब डेड स्पेसिमेन रखे जाते हैं. अगर हमें लिविंग प्लांट स्टडी करनी है, उसकी ग्रोथ स्टडी करनी है, उसका पूरे फ्लावरिंग प्रोसेस वगैरह स्टडी करना है, तो उसके लिए दूसरी प्लेस है बॉटनिकल गार्डन. Botanical gardens are specialized gardens and they have collection of living plants. And ये जो plants होते हैं यहाँ पे, इनके ऊपर भी लेबल्स लगाए जाते हैं. जनरली ब्लू कलर के लेबल्स होते हैं जिसमें उसका बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम और उसकी फैमिली लिखी हुई होती है. तो यहाँ पे किसी भी बॉटनिस्ट को सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है. सबसे फेमस बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है? क्यू में है, इंग्लैंड में. क्यू करके बॉटनिकल गार्डन है. इंडियन बॉटनिकल गार्डन है इंडिया में, हावड़ा में. और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, इंडिया में. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे गार्डन्स जो हैं, ये बहुत ही अच्छी और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे देते हैं. आप यहाँ पे देख ही सकते हो कितने अलग अलग टाइप के ट्रीज और प्लांट्स और श्रब्स सब दिख रहे हैं हमें यहाँ पे. सो दिस इज अ बॉटनिकल गार्डन विच इज यूज्ड फॉर टेक्सोनॉमिकल स्टडीज. थर्ड इज म्यूजियम. म्यूजियम तो आपने सबने देखा ही होगा, लेकिन यहाँ पे हम हमारे रेगुलर म्यूजियम की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बायोलॉजिकल म्यूजियम्स की बात कर रहे हैं. बायोलॉजिकल म्यूजियम क्या होते हैं? जनरली वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होते हैं, जैसे कि स्कूल और कॉलेजेस में होते हैं,
म्यूजियम्स के अंदर प्रिजर्व प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेन रखे जाते हैं, उन्हें कलेक्ट करके और उन्हें प्रिजर्व करते हैं। अब ये प्रिजर्वेशन किस तरीके से कर सकते हैं हम, या तो हम उन्हें जार्स में डाल दें, ग्लास के जार्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन डाला जाता है, जनरली फॉर्मल्डिहाइड डाला जाता है, और उसके अंदर प्लांट्स या एनिमल्स के स्पेसिमेन डाल जाते हैं। कई बार प्लांट्स एनिमल के स्पेसिमेन ड्राई फॉर्म में भी रखे जाते हैं। अब ड्राई फॉर्म में हम उसे कैसे रख सकते हैं, स्टफिंग करके। सी हियर स्टफ्ड वर्ड इज यूज्ड। स्टफिंग के अंदर क्या होता है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, जनरली बर्ड्स या मैमल्स को ही रखा जाता है। लेट्स से अगर बर्ड है कोई, तो बर्ड को क्या करेंगे, सबसे पहले उस बर्ड को ओपन कर देते हैं। अगर डेड बर्ड है तो मर गया है जो बर्ड, उसे प्रिजर्व करने के लिए उसे ओपन करते हैं। उसके अंदर से सारी चीजें, उसकी जो भी मसल्स हैं, उसके ऑर्गन्स हैं, वो सब रिमूव किए जाते हैं। अंदर से उसे प्रॉपरली क्लीन किया जाता है। फिर उसके अंदर बोरिक एसिड पाउडर डाला जाता है, और फिर उसके अंदर उसकी पूरी जो स्किन है उसको अंदर से स्टफिंग किया जाता है यूजिंग कॉटन। कॉटन को यूज करके बोरिक एसिड में डिप करके और उसे पूरी तरह से अंदर भर दिया जाता है। और स्केलेटल सपोर्ट की तरह अगर हमें उसका शेप वगैरह पूरा देना है, तो हम उसके लिए वायर्स यूज करते हैं, मेटल के वायर्स यूज करते हैं, एंड ये वायर्स से हम उसको पूरा उसका शेप दे देते हैं। राइट, इस तरह से स्टफिंग की जाती है बर्ड्स एनिमल्स की, ताकि उसकी स्किन तो रियल ही है, उसकी स्किन, और उसके अंदर जो जो भी हमने कॉटन वगैरह डाला है उससे उसका जो रेगुलर शेप है वो मेंटेन हो सके। ठीक, तो ये ड्राई स्पेसिमेन है। इंसेक्ट्स को भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इंसेक्ट्स को इंसेक्ट बॉक्सेस के अंदर रखा जाता है, उनको कलेक्ट करके किल करके और बाद में पिन किया जाता है, और नीचे लेबल्स लगा दिए जाते हैं। कई सारे स्कूल्स कॉलेजेस में जो म्यूजियम्स होते हैं उनके अंदर स्केलेटन्स भी रखे जाते हैं एनिमल्स के। यहाँ पे एक इमेज है, आप देख सकते हैं। सी हियर जार्स आर केप्ट। जार्स के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको दिख ही रहे हैं। ये कुछ जार्स, इसमें लेबल्स भी है। एक यहाँ पे है सी हॉर्स का जार है, इस जार के अंदर सी हॉर्स रखा गया, प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन है। ये यहाँ पे जो इमेज है ये बर्ड्स की इमेजेस है, यहाँ पे स्टफिंग की गई है बर्ड्स के अंदर, आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर शेप, उनका रियल शेप मेंटेन किया गया है। This is the image of an insect box. You can see here. Insects को सब रखा गया, पिन किया हुआ है, और हर एक इंसेक्ट के नीचे उसका साइंटिफिक नेम लिखा गया है। And these are some specimens of skeletons. एनिमल के skeletons है जो म्यूजियम में रखे जाते हैं। नेक्स्ट इज जूलॉजिकल पार्क्स। बच्चों को बहुत पसंद है जू में जाना, अलग अलग एनिमल्स हम वहाँ देखते हैं। तो म्यूजियम के अंदर हम जनरली डेड ऑर्गेनिज्म रखते हैं, नॉट जनरली, सॉरी माय मिस्टेक, हमेशा डेड ऑर्गेनिजम्स रखते हैं। अगर हमें लिविंग एनिमल्स को स्टडी करना है, स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स को स्टडी करना है, तो उनके लिए हम जूलॉजिकल पार्क में जाके उनकी स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे जनरली वाइल्ड एनिमल्स रखे जाते हैं एक बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में। ह्यूमंस बहुत ज़्यादा केयर करते हैं उनकी, और उनको जितना हो सके नेचुरल हैबिटेट देने की ट्राई करते हैं। उनके फूड हैबिट्स, बिहेवियर, इन सब के बारे में अगर हमें स्टडी करनी है तो जूलॉजिकल पार्क सबसे बेस्ट जगह होती है। इनको हमेशा ट्राई किया जाता है कि उनके नेचुरल हैबिटेट के हिसाब से सब कंडीशंस मिले। अगर आपने कभी जू विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी एनिमल के केज के आगे जाते हैं तो वहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लगाया हुआ होता है हर एक एनिमल के केज के आगे, जहाँ पे उसके फोटोज होते हैं, उसका साइंटिफिक नेम होता है, कॉमन नेम होता है, क्लासिफिकेशन होता है, उसके हैबिट्स, हैबिटेट्स, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई होती है। तो अगर किसी को एनिमल्स के ऊपर स्टडी करनी है तो वहाँ से जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, और उस लाइव एनिमल को देख के उसके बिहेवियर और हैबिट्स के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। फिर एक और आता है टेक्सोनॉमिकल एड है जिसे हम कहते हैं की। ये एक तरह की गेम है, यहाँ पे हम अभी ये गेम खेलेंगे भी। कीज आर जनरली बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर इसका पैर बनाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो यस नो ऐसे करके लिखा हुआ है, इसे हम कपलेट बोलते हैं। पैर में होते हैं और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। इज इट डार्क ग्रीन, यस नो, तो कॉन्ट्रास्ट हो गया ना। दो चॉइसेस होती हैं, ऑपोजिट चॉइसेस, और दोनों में से कोई एक चीज हमें एक्सेप्ट करनी है, एक चीज रिजेक्ट करनी है। यहाँ पे जितने भी ये स्टेटमेंट लिखे हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा ब्लर है ये इमेज, बट आई विल रीड एंड टेल यू एवरीथिंग। ये जो स्टेटमेंट है इन्हें हम कहते हैं लीड। ये की है एक पूरी, और जो स्टेटमेंट है इन्हें हम कहते हैं लीड।
सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। फैमिली के लिए अलग होती है, जीनस के लिए अलग होती है, स्पीशीज के लिए अलग होती है, और ये जनरली एनालिटिकल है, मतलब हमें एनालाइज करना है। सपोज ये की है हमारे पास और हमें यहाँ पे कुछ स्पेसिमेन दिए गए हैं। आप यहाँ पे क्लियरली देखिए, यहाँ पे आपको 6 स्पेसिमेन दिए गए हैं और ये की दी हुई है यहाँ पे। इससे आपको इनके नाम पता करने हैं कि ये कौन से नाम है। मैं एक आपको करके बता दूंगी और बाकी के 5 का आप खुद से ट्राई करिए और फिर बाद में उसके आंसर्स आप नोट कर लीजिए। ये जो है ये वाली लीफ नंबर 1, इस लीफ के बारे में हम स्टडी करते हैं। इस लीफ को अच्छे से देख लीजिए। अब चलिए इस क्वेश्चन के आंसर देखते हैं हम। Which is the first question? Is it dark green? Yes or no? Tell me. The answer is yes. You can see here. डार्क ग्रीन है, लाइट ग्रीन ये वाली है, ये वाली है और ये वाली है। ठीक है, तो ये डार्क ग्रीन है तो विल गो फॉर यस। पहली लीड हमें मिल गई। अब डज इट कंप्राइज ऑफ स्मॉल नीडल्स? यस और नो। आप यहाँ से देख सकते हैं इसका सरफेस एकदम स्मूथ है, नीडल्स तो है ही नहीं इसमें, इसमें नीडल्स है, इसमें तो नीडल्स है ही नहीं, सो विल से नो। सेकेंड लीड मिल गई। थर्ड, डज इट हैव स्पाइक्ड एजेस? क्या आपको दिख रही है स्पाइक्ड एज? इसमें दिख रही है, इसमें तो नहीं दिख रही है, सो इट डजंट हैव एनी स्पाइक्ड एज, सो विल से अगेन नो। व्हाट इज द आंसर? बे। ये लीफ कौन सी लीफ है? ये लीफ है बे लीफ। मिल गया आंसर। इस तरह से बाकी के 5 का आप खुद से ट्राई कीजिए। Now these 5 that we have discussed right now were very important taxonomical aids, लेकिन इनके अलावा और भी कुछ taxonomical aids होती हैं जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स। फ्लोरा क्या होता है? इट कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया। किसी एक एरिया में जो प्लांट्स हैं उनके हैबिटेट की स्टडी या उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी जो होती है उसे हम कहते हैं फ्लोरा। फ्लोरा के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। दे प्रोवाइड द इंडेक्स टू प्लांट स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। एक पूरा इंडेक्स बनाया जाता है एक पर्टिकुलर एरिया का और उसमें कौन से प्लांट्स है, उनके हैबिटेट्स क्या है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इज मैनुअल्स। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज। यहाँ पे हमने हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन देखा था प्लांट्स का, यहाँ पे उनके नेम्स देखे जाएंगे। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में अगर प्लांट्स के सारे नेम्स की इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए मैनुअल्स देखनी पड़ती है। फिर आते हैं मोनोग्राफ्स। मोनो मतलब सिंगल, तो मोनोग्राफ्स में किसी एक पर्टिकुलर टैक्सन की ही इंफॉर्मेशन होती है। सपोज ये मोनोग्राफ किंगडम का है तो उसमें किंगडम की इंफॉर्मेशन होगी। मोनोग्राफ अगर फैमिली का है तो उसमें फैमिली की इंफॉर्मेशन होगी। और लास्ट आता है कैटलॉग। कैटलॉग इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द स्पीशीज ऑर्गेनाइज्ड इन सम वे। पूरी स्पीशीज का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे दिया होता है। जनरली ये ऑर्गेनाइजेशन अल्फाबेटिकल होता है। तो ये सारे जो हैं ये है टेक्सोनॉमिकल एड्स। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। बहुत ही इजी चैप्टर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको बायोलॉजी में आगे बढ़ना है तो आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से करना है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। आपको जो इसमें मैंने टास्क दिए हैं उस टास्क को कंप्लीट करिए, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करने की ट्राई कीजिए और अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। Thank you for now. Let's meet in the next session.